नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले एक कागज के पर्चे ने बुरी खबर दी। ये पर्चा धरने पर बैठे किसान संगठनों की तरफ से आया। इस कागज में लिखा है, किसान संगठनों ने सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को नामंजूर करने का फैसला किया है। कृषि कानूनों को 1.5 साल तक होल्ड पर करने और इस दौरान कमेटी बनाकर किसानों की आशंकाओं को दूर करने का प्रपोजल किसानों को मंजूर नहीं है। कल शाम 10वें राउंड की मीटिंग के बाद किसान संगठनों के नेता सरकार के इसी प्रस्ताव को अच्छा बता रहे थे, सरकार के रुख को शुभ संकेत बता रहे थे, सरकार के प्रपोजल को डेडलॉक खत्म करने वाला बता रहे थे। आज उसी प्रस्ताव को सर्वसम्मति से नामंजूर करने का दावा किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसान संगठनों के फैसले का ऐलान करने के बजाय प्रेस रिलीज जारी की गई। इसके पीछे की वजह क्या है? आज दिन भर किसानों की मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या सुझाव आए और क्या वाकई में सरकार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से नामंजूर किया गया? इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको दूंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आज दिन भर किसान संगठनों की मीटिंग में हुआ क्या। आमतौर पर सरकार से बातचीत में किसान संगठनों के 40 नेता शामिल होते हैं, लेकिन आज सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए सिंगू बॉर्डर पर जो मीटिंग हुई उसमें 80 किसान संगठनों के नेताओं ने हिस्सा लिया। करीब 85 नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। मेरी जानकारी है कि किसान संगठनों ने भले ही बयान जारी करके सरकार के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से ठुकराने का दावा किया हो, लेकिन इस मुद्दे पर किसान नेताओं में अभी एक राय नहीं है। किसानों के जो पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने कई आंदोलन देखे हैं, जो नेता सरकार के साथ मीटिंग में लगातार शामिल होते रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का कहना है कि सरकार के इस ऑफर को मान लेना चाहिए। उन्होंने मीटिंग में दूसरों को समझाने की कोशिश की कि एक बार कानून स्थगित हुआ तो उन्हें वापस लाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा। इन नेताओं ने यह भी कहा कि इससे अच्छा ऑफर दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन पंजाब से जो नेता आए हैं, जिनमें एक दो ऐसे हैं जो काफी उग्र हैं, जिनका सपोर्ट बेस काफी बड़ा है, ये वो लोग हैं जिनके सपोर्टर्स इस वक्त धरने पर बैठे हुए हैं। वो इस बात पर अड़े रहे कि कानून रिपील होने से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि इस समय सरकार दबाव में है। 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के प्लान से सरकार घबरा गई है, इसलिए अगर अड़े रहे तो सरकार को झुकना पड़ेगा। इन नेताओं ने कहा, अगर तीनों कानून रद्द करवाकर लौटे तो हमारी जीत मानी जाएगी। लेकिन जो अनुभवी हैं, जिन्होंने इस तरह के धरने प्रदर्शन देखे हैं, उन्होंने तर्क दिया कि अभी तो सरकार झुकने के मूड में है, लेकिन इस ऑफर को ठुकरा दिया तो सरकार का रुख बदल भी सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार का रुख और कड़ा हो सकता है और बातचीत का रास्ता बंद हो जाएगा और इसका इल्जाम किसान नेताओं के सिर पर आएगा। इन लोगों ने यह भी कहा कि आज जो पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, जो सिंपैथी मिल रही है, वो भी चली जाएगी। एक सुझाव किसान नेताओं के बीच में यह भी आया कि किसान नेता ना हां में जवाब दें, ना ना में जवाब दें, अपनी तरफ से एक नया प्रस्ताव सरकार के सामने रखें। अगर सरकार उसे नहीं मानती तो इल्जाम सरकार के सिर पर आएगा। अब चूंकि इस किसान आंदोलन का ना तो कोई एक नेता है, ना कोई एक संगठन है, ना कोई एक विचारधारा है, जितने नेता उतनी बातें, इसीलिए आज दिन भर मीटिंग चलती रही और मुझे यह पता चला कि मीटिंग में सरकार के प्रस्ताव का सबसे तीखा विरोध भारतीय किसान यूनियन के एकता उग्राहा गुट के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने किया। जोगिंदर सिंह उग्राहा, इनका सपोर्ट बेस काफी है। सिंगू बॉर्डर पर जो किसान धरने पर बैठे हैं, उनमें से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उग्राहा के सपोर्टर हैं। मीटिंग में उग्राहा ने साफ साफ कह दिया, सरकार तीनों कानून रिपील करे, रद्द करे, एमएसपी पर नया कानून बनाए, तभी बात बनेगी। आमतौर पर उग्राहा बयानबाजी नहीं करते, कैमरों के सामने कम आते हैं, लेकिन आज मीटिंग के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। यह तय किया गया कि कोई नेता बयान नहीं देगा, सिर्फ लिखित स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जोगिंदर सिंह उग्राहा मीडिया के सामने आए
और ऐलान कर दिया कि किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। आंदोलन जारी रहेगा और ट्रैक्टर मार्च भी होगा। आज की मीटिंग में जो सरकार ने प्रपोजल दी थी वो प्रपोजल टोटली हमने रद्द कर दिया जी। उस प्रपोजल के लिए हमने रद्द कर दिया उसको। सर्वसम्मति से फैसला हो गया कि कानून जब तक सरकार रद्द नहीं करती, ये सारे का सर्वसम्मति नाल फैसला हो गया कि MSP सरकारी खरीद ते PDS ਇਹਦਾ ਲੀਗਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਰਿੰਗ रोड ਤੇ होगा, वो सारे ना सर्वसम्मति का फैसला। जी खेतीबाड़ी मंत्री के साथ मीटिंग होनी है, उसमें भी हम बताएंगे कि भाई ये जो आपकी प्रपोजल है वो हमने रद्द कर दिया। तो किसान कल सरकार की मीटिंग में तो जाएंगे और उनको ये कहेंगे कि जो आपने प्रस्ताव दिया है इससे हम रिजेक्ट करते हैं। राकेश टिकैत ने भी कैमरे के सामने कहा कि किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सबकी यही राय है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था भारत सरकार ने, वो उस पर किसान नहीं तैयार हैं और किसानों ने कहा कि बिल वापसी ही एक समाधान है और जो MSP है इस पर कानून बने। दो ये मसले हैं, दोनों सरकार को हल करने होंगे जब भी हम यहाँ से जाएंगे। तो टिकैत साहब, एक प्रपोजल जो गवर्नमेंट की तरफ से था कि 18 महीने तक के लिए कानूनों को रद्द किया जाना कर दिया जाए और उस बीच कंसल्टेशन की प्रक्रिया जारी रहे, उसको आप लोगों ने खारिज कर दिया उसको। अच्छा, तो ये मतलब सब सर्व मान्य तरीके से ये फैसला आज की पूर्ण रूप से जो करीब उसमें 85 लोग उसमें थे, 85 आदमी थे और उनने सब ने ये निर्णय लिया है और यही आम किसान की भी राय यही है। अच्छा, तो टिकैत साहब फिर समाधान कैसे, मतलब क्या आप लोग चाहते हैं अभी? बिल वापसी हो, MSP पे कानून बने, ये हम चाहते हैं। बिना बिल वापसी के घर वापसी नहीं होगी? नहीं है। नहीं। राकेश टिकैत तो काफ़ी पहले मीटिंग से निकल आए थे। कुछ देर बाद जोगिंदर सिंह उग्राह भी मीटिंग से निकले, लेकिन उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चे के ज़्यादातर नेता मीटिंग करते रहे, आपस में बातचीत करते रहे, क्योंकि ज़्यादातर किसान नेता सरकार के प्रस्ताव को मानना चाहते हैं। वो मीटिंग के बाद भी इस बात पर विचार करते रहे कि किस तरह से उग्राह को और उनके साथ खड़े दो चार किसान नेताओं को समझाया जाए। उग्राह ज़मीन से जुड़े किसान नेता हैं, उनका सपोर्ट बेस बहुत बड़ा है। उनको समझाने वाले भी और भड़काने वाले भी दोनों हैं। चिंता की बात है कि जो भड़काने वाले किसान नेता हैं उनमें ज़्यादातर मोदी विरोधी हैं। उनका एजेंडा किसानों का भला कम और मोदी का विरोध ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि आंदोलन चलता रहे। इन लोगों ने किसान नेताओं से कहा कि अगर एक बार धरने से उठ गए तो दोबारा इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाएंगे। और इन लोगों ने NIA के नोटिस का भी जिक्र किया, याद दिलाया और कहा अगर आंदोलन खत्म हो गया तो और लोगों को ऐसे नोटिस मिल सकते हैं और फिर उसके बाद लोग डर जाएंगे, फिर से लोगों को इकट्ठा करना संभव नहीं होगा। जो लोग टकराव चाहते हैं हर हाल में ट्रैक्टर मार्च निकालने में जोर लगा रहे हैं। चूंकि इन लोगों को उग्राह जैसे बड़े किसान नेता का साथ मिल गया, इसलिए आज की मीटिंग में यह भी तय हो गया कि 26 जनवरी को किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। हालांकि इस सवाल पर आज दिल्ली पुलिस के अफसरों ने दिन में किसान संगठनों के नेताओं से बात की थी, उन्हें समझाया था और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। 26 जनवरी के दिन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया, दिल्ली पुलिस की मजबूरी समझाई और ट्रैक्टर मार्च को रद्द करने की अपील की। लेकिन किसान, उनके नेता, उनके संगठन ट्रैक्टर रैली पर अड़े हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसानों के 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च को लेकर सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं के साथ मीटिंग में दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर SS यादव ने साफ कर दिया कि आउटर रिंग रोड पर भी परमिशन नहीं दी जा सकती। लेकिन किसान नेताओं ने पुलिस से कहा कि ट्रैक्टर मार्च दिल्ली में ही होगा, शांतिपूर्वक होगा, लेकिन होगा जरूर।
दिल्ली पुलिस ने बोला कि हम आउटर रिंग रोड हमारे लिए देना मुश्किल है, हमारा जिद है कि आउटर रिंग रोड पर, जिद नहीं बल्कि हमारा हक है कि हम आउटर रिंग रोड पर ही करेंगे। और उसके बाद सरकार ने ये बोला है कि आउटर रिंग रोड पर बहुत इंस्टॉलेशन लगे हुए हैं, बहुत सारा कंटिजेंसी प्लान के अंदर आता है, 26 जनवरी है इसलिए मुश्किल है, तो हम उसको बोल के आए वहीं करेंगे। आप सोच लीजिए, हमको मंजूर नहीं है कोई दिल्ली के बाहर, के एमपी मंजूर नहीं है। और हमारा ये मानना है कि हम उनको ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही करेंगे, आउटर रिंग रोड के ऊपर करेंगे। फिर उनका कहना है कि ठीक है, हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका परेड को कैसे आयोजित किया जाए। जब आप बयान सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन किसानों के हित में बात कर रहा है और कौन टकराव की बात कर रहा है। किसान संगठनों में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने कहा कि ट्रैक्टर मार्च तो टलेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए महीने भर पहले कॉल दी जा चुकी है, लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर रास्ते में हैं। ऐसे में न ट्रैक्टर मार्च डाला जा सकता है और न कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है। हमने स्पष्ट कर दिया कि हम महीने भर से कॉल दे चुके हैं, लाखों लोग आ रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर आ रहे हैं। ये कोई रोहतक, शामली, गाजियाबाद और पानीपत का चक्कर लगाने नहीं आ रहे हैं। ये परेड होगी, दिल्ली के अंदर होगी, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और गणतंत्र में गण की प्रतिष्ठा को कायम करेगी, तिरंगे की आन शान बान को ऊंचा करेगी। उसको कम करने की हम सोच भी नहीं सकते। राकेश टिकैत ने एक दूसरी बात कही। टिकैत ने कहा उन्हें ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए पुलिस की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। 26 जनवरी को देश की राजधानी में घुसने से नहीं रोका जा सकता। किसानों का भी दिल्ली पर हक है, इसलिए ट्रैक्टर मार्च तो निकलेगा और पूरी धूमधाम से निकलेगा। परेड निकालने कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो निकलेगी परेड। लेकिन परमिशन तो मिल नहीं रही आपको, तो कानून का उल्लंघन करेंगे आप एक तरीके से। और यहाँ हम बिना कानून के उल्लंघन के बैठे। किसान जहाँ धरना प्रदर्शन करे, कानून तोड़ के तो धरना प्रदर्शन करे, वैसे लिखत पढ़त में कोई दे देगा? हमने कह दिया अपनी भाई लाठी गोदी लेकर आइयो। हाँ, मान नहीं सरकार, लाठी गोदी लेकर आइयो अपनी। मतलब लेकिन विघ्न आप कह रहे हैं कि नहीं डालेंगे आप किसी भी ना विघ्न कैसे, परेड कैसे डाल लेंगे भाई? विघ्न कैसे डाल लेंगे? हम तो शांति के पुजारी हैं। हाँ, अपनी लाठी गोदी लेकर आइयो, शांति के पुजारी हम भी लोग। किसान संगठन अब इस बात पर पूरी ताकत लगा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर्स को दिल्ली में पहुंचाया जाए। इसके लिए किसान नेताओं की इस कॉल के बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड के कई शहरों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। पंजाब के जालंधर, तरनतारन और अमृतसर से हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। पंजाब के ब्यास में अलग अलग जिलों से निकले ट्रैक्टर्स का हॉल्ट होता है। ब्यास के बाद किसानों के ट्रैक्टर्स का काफिला एक साथ दिल्ली की तरफ बढ़ता है। पंजाब के मोगा और पठानकोट में भी किसान 26 जनवरी के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। मोगा और पठानकोट से सैकड़ों ट्रैक्टर्स का काफिला 1-2 दिन में दिल्ली के लिए निकलेगा। आज मोगा में ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल हुई। इस रिहर्सल में सैकड़ों ट्रैक्टर शामिल हुए। पूरा तैयारी है, हमारी सोच से ज़्यादा तैयारी है। बहुत लोग ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਜੀ। 3000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਮੋਗਾ 1 ਬਲਾਕ ਦੇ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਲਗਭਗ 1450 ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 26 ਤਰੀਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ करना है। उससे तहत ही आज का ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम रखा गया। पठानकोट में भी ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सल हुई। ट्रैक्टर्स पर किसान संगठनों के झंडे लगाए गए थे। हालांकि आज रिहर्सल थी इसलिए ट्रैक्टर बिना ट्रॉली के निकले, लेकिन 1-2 दिन बाद जब किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होगा तब हर ट्रैक्टर ट्रॉली पर 15 से 20 लोग सवार होंगे, ये बताया गया। ਜਿਹਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 26 जनवरी ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ट्रैक्टर परेड ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल जरूर होएगा। किसान संगठनों के कुछ नेता जब बयान देते हैं तो ये साफ हो जाता है कि पहले दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद करके और अब 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च की कॉल देकर सरकार पर प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अब सरकार की दिक्कत है कि किसानों पर सख्ती बरतना नहीं चाहती। अब तक किसानों के साथ प्रशासन ने, पुलिस ने बहुत संयम के साथ काम लिया है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर भी कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन किसान संगठनों के कुछ नेता ऐसे हैं जो इस बात को न सुनने को तैयार हैं, न समझने को तैयार। कृषि कानूनों पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने आज किसान संगठनों और किसानों के साथ पहली मीटिंग की। 8 राज्यों के किसान नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में शामिल हुए। चर्चा के दौरान कमेटी के मेंबर डॉक्टर अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी और अनिल खनवट ने किसान नेताओं से खुलकर अपनी बात रखने को कहा। इस मीटिंग के बाद किसान नेता अजय अनमोल ने बताया कि किसान संगठन कई साल से आवश्यक वस्तु अधिनियम एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटाने और किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में बेचने की आजादी देने की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इन मांगों को पूरा किया है, तो फिर विरोध का क्या मतलब? हम लोग शुरू से ये कहते आए हैं कि हमारे देश की जो कृषि व्यवस्था है वो अधिक उत्पादन अधिक नुकसान के फार्मूले पर चल रही है। अगर कीमत बढ़ जाती है तो सरकार तरह तरह के कानूनों का उपयोग करके उनको गिराती है। अगर कीमत गिर जाती है तो वो अपनी फसलों में आग लगाए, चाहे वो अपनी फसल को फेंक दे, उसके लिए कोई सरकार मदद करने के लिए कोई कानून नहीं देश में था। इस वजह से किसान को उसके पसीने की कीमत नहीं मिली और किसान आत्महत्या करते चले गए। हमारी लड़ाई रही है कि या तो सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दे, इसकी गारंटी ले, और अगर वो नहीं दे सकती है तो हमारे बीच में से हट जाए। मैं तो समझता हूं कि जो लड़ाई चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत लड़ रहे थे, जो लड़ाई शरद जोशी लड़ रहे थे, अगर वो चीजें कोई भी सरकार, किसी भी दल की सरकार उनको लेकर के आती है तो हमें आज हम उसका विरोध करने लगेंगे क्या? मेरा सवाल यह कि 8 राज्यों के जो किसान नेता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के साथ बात करने पहुंचे, क्या वो किसान नहीं है? क्या वो किसानों का भला नहीं चाहते? पूरे देश के लाखों करोड़ों किसान जो इस वक्त खेतों में काम कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानून को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उनकी बात सिर्फ इसलिए नहीं सुनी जानी चाहिए क्योंकि वो आंदोलन नहीं कर रहे, वो सड़क पर नहीं बैठे, टकराव का रास्ता नहीं अपना रहे? मुझे लगता है लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उन्हें संविधान आंदोलन करने का हक देता है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और सरकार ने उनकी बात सुनी भी है, उनसे खुले दिल से बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आंदोलन करने वाले किसानों के साथ हमदर्दी जताई, किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया। लेकिन क्या सरकार के प्रपोजल को नामंजूर करके, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से बात करने से इनकार करके, क्या किसान संगठन ठीक कर रहे हैं? मेरा कहना यह है कि लोकतंत्र में रास्ता बातचीत से ही निकलता है, इसलिए बातचीत का रास्ता बंद न हो यह सुनिश्चित करना चाहिए। किसान संगठनों को सरकार के प्रपोजल के बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए और जो लोग उग्र हैं, जो उसका विरोध कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट में आज एक भयानक हादसा हुआ। आज एक और परेशान करने वाली खबर आई। आज पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में भयानक आग लगी और दुख की बात है कि इस हादसे में
5 लोगों की मौत हो गई। बस इतनी गनीमत रही कि इस आग से उस यूनिट पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा जिसमें कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उस यूनिट को, उस बिल्डिंग को नुकसान हो जाता तो करोड़ों लोगों की जान को खतरा हो सकता था। आज करीब दोपहर 2:30 बजे सीरम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग में आग लगने की खबर आई। क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ही कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर बना रहा है, इसलिए जब इस आग की खबर आई तो सबको ये टेंशन थी कहीं आग उस यूनिट पे तो नहीं लगी जिसमें कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं प्रोडक्शन रुक तो नहीं जाएगा, वैक्सीन मिलनी बंद तो नहीं हो जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद यह साफ हुआ कि आग उस यूनिट पे नहीं लगी जहां कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। आग जिस बिल्डिंग में लगी वो फिलहाल रेनोवेशन में काम चल रहा है। वहां पर पता यह चला कि आग बिल्डिंग की 4थी मंजिल से शुरू हुई और बाद में इसने 5वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। आग कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पूरी बिल्डिंग धुएं से ढक गई थी। चूंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, इमारत बनाने का काम चल रहा था, इसलिए अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे। जिन 5 लोगों की इस घटना में जान गई है वो सभी कंस्ट्रक्शन लेबर थे। सीरम इंस्टीट्यूट ने इन मजदूरों के परिवार वालों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। पुणे के मेयर मुरलीधर मोहर आग लगने की खबर मिलते ही सीरम इंस्टीट्यूट पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग लगने की वजह का पता तो जांच के बाद लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच में ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के अंदर हो रहे वेल्डिंग और इलेक्ट्रिसिटी के काम से आग लगी। जब ये पूरी फायर कंट्रोल में आई तो आखिर में ये पता चला लास्ट फ्लोर पे वो पूरा फ्लोर जो जलकर राख हुआ था उसमें 5 बॉडी हमारे फायर ब्रिगेड के जवानों को यहाँ पे मिली और इसकी वजह से ये पूरी दुर्घटना में 5 लोगों की आज जाने गई है, ये सामने आया है। किस वजह से आग लगी ऐसा कुछ जानकारी मिला है? कॉज ऑफ फायर का तो अभी फाइनल हमारे सामने ये नहीं आया है, लेकिन ऐसा उसमें भी लगाया जा रहा है अनुमान कि वहाँ पे जो बिल्डिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे जो वेल्डिंग का काम चल रहा था, इलेक्ट्रिक का काम चल रहा था, शायद उसी वजह से वहाँ पे आग लगी है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार भी सीएम इंस्टीट्यूट गए। अजित पवार ने कहा कि शुरुआती तौर पर आग की वजह अंदर चल रहे काम को बताया जा रहा है, लेकिन सरकार इस घटना की पूरी गंभीरता से जांच करेगी और इसके बाद ही आग लगने की सही वजह का पता चलेगा। वो सीरम इंस्टीट्यूट के नहीं, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा था वो कॉन्ट्रैक्टर के वो 5 लोग हैं। वो 5 में से 2 पूना के हैं, 2 उत्तर प्रदेश के हैं, 1 बिहार के हैं। उनको सीरम इंस्टीट्यूट ने उनके रिश्तेदारों को 25-25 लाख रुपया मदद डिक्लेयर की है और हम गवर्नमेंट की तरफ से पूरा ऑडिट कल सुबह जब 8 बजे शुरू होगा काम, तब से ऑडिट शुरू होगा और एग्जैक्ट आग कैसे लगी, ये वहाँ कुछ वेल्डिंग का काम चालू था या अलग कुछ काम चालू था या किसी ने कुछ वहाँ डाला था या शॉर्ट सर्किट हुआ था, क्योंकि ऐसा भी बता रहे हैं कि पहले लाइट गई और लाइट जाने के बाद फिर आग लगी, तो ऐसा हुआ तो शॉर्ट सर्किट है। लेकिन ये सब अंदाज है, कल पूरा पता अपने को चले। वैक्सीन को कोई नहीं, वो उसको कोई भी खतरा नहीं है। वो वैक्सीन यहाँ नहीं तैयार होते, वो बाजू वाले बिल्डिंग में तैयार होते हैं। हमारे संवाददाता राजेश कुमार भी सीरम इंस्टीट्यूट गए। राजेश के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वहां अब भी कूलिंग का काम चल रहा है। अब भी यह देखा जा रहा है कि जान माल का और नुकसान तो नहीं हुआ। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देश और दुनिया के लिए एक आशा की किरण बनकर सामने आई थी, कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार हुआ था उसे लेकर आशा की किरण बनकर सामने आई थी, वहां गुरुवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आग लगी और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। ये 5 लोग जो थे वो इस निर्माणाधीन इमारत में, अगर मैं कैमरामैन विमल सिंह से कहूँगा वो तस्वीरें दिखा दें, इस निर्माणाधीन इमारत में वो काम कर रहे थे, मजदूर थे। इन 5 लोगों की मौत हुई है। जो 5 लोगों की पहचान हुई उसमें बताया जा रहा है कि 2 लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, एक शख्स जो था वो बिहार का रहने वाला था और 2
पुणे के रहने वाले लोग थे, वो इस इमारत में काम कर रहे थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया टर्मिनल 1 यानी कि मांजरी का जो प्लांट है वहाँ पर वो काम कर रहे थे और वहाँ पर उनकी मौत हुई है। दोपहर 2 बजे आग लगी थी। अभी भी कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो अभी भी अपना काम कर रही है। कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाना है। दोपहर 2 बजे जब आग लगी थी तो अगले 2 घंटों तक यानी कि 4 बजे तक इतना बड़ा धुएं का गुब्बार था यहाँ, ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी आग है और उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर भी आग पर काबू पाने के कई सारे इंतजाम है। साथ ही पुणे फायर ब्रिगेड की तरफ से भी तुरंत त्वरित कार्रवाई की गई और यहाँ पर 14 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची और उन्होंने काम शुरू किया और आग पर काबू पाया गया। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त कूलिंग ऑपरेशन की देख रहे हैं। कूलिंग ऑपरेशन के दौरान 5 शव मिले। यही वजह है कि आपको तस्वीरें दिखा दूं। फायर ब्रिगेड के लोग अभी भी इस इमारत में घूम रहे हैं और वहां पर सर्च कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि कहीं और कोई और तो नहीं इसमें फंसा हुआ था, कोई और दर्दनाक हादसा तो किसी के साथ नहीं हुआ। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो हल्की लाइट्स जो आप देख रहे हैं वो टॉर्च की रोशनी में फायर ब्रिगेड के अधिकारी जो हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो हैं वो अंदर घूम रहे हैं। साथ ही पुणे पुलिस के लोग हैं, एनडीआरएफ के लोग भी यहाँ पे पहुंचे हैं, वो इस वक्त पूरे इमारत में घूम रहे हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ की बात तो यही है कि बिल्डिंग में जो आग लगी उसमें 5 लोगों की जान चली गई। इन सब के परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने इस बात का भरोसा दिलाया कि इस घटना से, इस हादसे से कोरोना वैक्सीन के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पूनावाला ने कहा कि वो सरकार और आम लोगों को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आग लगने की इस घटना से कोविशील्ड की प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए उन्होंने मल्टीपल प्रोडक्शन बिल्डिंग्स को रिजर्व में रखा है। जितनी अचानक आग लगी, जितनी भयानक आग लगी, उससे टेंशन तो हुई थी और चिंता सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थी, क्योंकि इस वक्त कोरोना की मेड इन इंडिया वैक्सीन की डिमांड, भारत में जो वैक्सीन बनी है उसकी मांग पूरी दुनिया में है। ज्यादातर देश कोविशील्ड वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी देशों को भी कोरोना की जो वैक्सीन भेजी जा रही है वो भी कोविशील्ड है। आज भी कोविशील्ड की लाखों डोज नेपाल और बांग्लादेश में पहुंची। कल भूटान और मालदीव में वैक्सीन पहुंचाई गई थी और आज नेपाल के लिए 10 लाख और बांग्लादेश के लिए 20 लाख वैक्सीन डोज भेजी गई। आज ये डोजेस काठमांडू और ढाका पहुंच गई। बांग्लादेश और नेपाल के सीनियर मिनिस्टर्स ने एयरपोर्ट पर इन्हें रिसीव किया और इस मौके पर भारत के एम्बेसडर भी मौजूद थे। वैक्सीन मिलने के बाद नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। ओली ने कहा, ऐसे वक्त में जब भारत अपने देश के लोगों के लिए वैक्सीन रोल आउट कर रहा है, तब नेपाल को वैक्सीन देना इंडिया की उदारता, भारत का बड़ा दिल दिखाता है। भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन की 10 लाख डोज उपलब्ध कराई है। इसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, नेपाल सरकार और हमारा मंत्रालय और नेपाल की जनता की तरफ से धन्यवाद। मैं भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राजदूत को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाई, उसी तरह अब कोरोना से आज़ादी में भारत हमारे साथ खड़ा है। बांग्लादेश के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, एक बार फिर साबित हो गया कि जरूरत के वक्त सच्चा दोस्त ही काम आता है। दोस्त मुल्क एक दूसरे की मदद करते हैं। भारत ने आज वैक्सीन से हमारी मदद की, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई में हमारी मदद की थी। सच्चा दोस्त वही है जो जरूरत के वक्त एक दूसरे के काम आए। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि मेड इन इंडिया की वैक्सीन, मेड इन इंडिया का ब्रांड पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। हम बुरे वक्त में अपने पड़ोसियों के काम आ रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे देश में बनी वैक्सीन पर भरोसा कर रही है। दुनिया ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की इतनी मांग है कि हम पूरी नहीं कर पा रहे, लेकिन भारत सरकार ने पहले अपने लोगों को वैक्सीनेट करने का फैसला किया
और बदले में हो क्या रहा है? हमारे अपने ही कुछ लोग वैक्सीन के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, लोगों को वैक्सीन न लगवाने के लिए उकसा रहे हैं। हालत यह हो गई कि आज सरकार ने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर भरोसा न करें। वैक्सीन सेफ है, सुरक्षित है, टेस्टेड है और अब वो डॉक्टर्स और मेडिकल एक्सपर्ट भी सामने आ रहे हैं जो खुद वैक्सीन की डोज ले चुके हैं। लेकिन मुश्किल है कि अफवाह फैलाने वाले कुछ वीडियो फैलाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉक्टर वैक्सीन लेने का दावा कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। और आज एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, हमारी टीम ने इसकी तहकीकात की, जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। मैं आपको पूरी बात बताता हूं। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ अफवाह फैलाने के लिए जिस वीडियो को सबूत के तौर पर फैलाया गया, उस वीडियो में एक महिला कैमरे के सामने वैक्सीन लगवाने के लिए चेयर पर बैठी दिख रही है। एक नर्स महिला के बाजू में वैक्सीन लगाने के लिए इंजेक्शन पास लाती है, लेकिन महिलाओं को वैक्सीन लगाई नहीं जाती, सिर्फ इंजेक्शन टच किया जाता है। इतने में महिला कैमरों को देखकर विक्ट्री साइन बताती है और इसके बाद एक व्यक्ति इसी कुर्सी पर आकर बैठता है। उसने भी महिला की तरह वैक्सीन लगवाने की फोटो खिंचवाई, लेकिन बिल्कुल साफ दिख रहा है कि वैक्सीन लगवाई नहीं, सिर्फ वैक्सीन लगवाने की फोटो खिंचाई। इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया और साथ में लिखा गया कि वैक्सीन सेफ नहीं है, डॉक्टर्स की बात मत मानिए, डॉक्टर वैक्सीन लगवाने का नाटक कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर तरह तरह के कमेंट्स होने लगे। किसी ने कहा कि देखिए, जब खुद डॉक्टर्स और अफसर वैक्सीन नहीं लगवा रहे तो बाकी लोग क्यों लगवाएं। किसी ने वीडियो को लेकर कमेंट किया कि वैक्सीन लगाने वाली महिला बीजेपी के नेता है, इसलिए उसने वैक्सीन लगाने का नाटक किया, लेकिन लगवाई नहीं। जब इतना कुछ लिखा गया, इस पर चर्चा हुई, तो इंडिया टीवी की टीम ने इस वीडियो की तहकीकात की और जो सब सामने आया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको हो सकता है हंसी भी आए। हमारे संवाददाता टी राघवन ने बताया कि असल में ये वीडियो कर्नाटक के तुमकुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नर्सिंग कॉलेज का है। 16 जनवरी को यानी वैक्सीन ड्राइव के पहले दिन का है। राघवन ने बताया कि वीडियो में जो महिला दिखाई दे रही है उसका नाम डॉक्टर रजनी है। वो सरकारी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल है और वीडियो में वैक्सीन लगवाने का दिखावा कर रहे दूसरे शख्स का नाम नांगेदरप्पा है और वो तुमकुर के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं। असल में हुआ यह कि 16 जनवरी को डॉक्टर रजनी और नांगेदरप्पा दोनों को कोविशील्ड वैक्सीन लगनी थी। दोनों ने तय शेड्यूल के मुताबिक टीका लगवाया, इंजेक्शन लगवाया, लेकिन वैक्सीनेशन के दौरान मीडिया के लोग दोनों की फोटो नहीं खींच पाए। तब कुछ लोकल अखबारों ने डॉक्टर रजनी और मेडिकल ऑफिसर से दोबारा रिक्वेस्ट की कि वो वैक्सीनेशन का सिर्फ पोज दे दें ताकि कर्नाटक के अखबारों में तस्वीर छप सके। तो पत्रकारों की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर रजनी और डीएमओ नांगेदरप्पा दोनों ने फोटो खिंचवाने के लिए वैक्सीनेशन का पोज दिया, मगर वहां मौजूद किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। आजकल सबके पास फोन होते हैं, सबके फोन में वीडियो बनते हैं। उन्होंने इस वीडियो को इस अंदाज में शेयर किया जैसे डॉक्टर ने वैक्सीन नहीं लगवाई, सिर्फ फोटो खिंचवाई। I want to clarify that I have taken the vaccine on 16th itself. My name was registered on the portal. मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैंने 16 जनवरी को वैक्सीन लगवाई थी। मेरा नाम रजिस्टर्ड था, मेरा ऑफिस वैक्सीनेशन साइट था। मैं वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी कर रही थी क्योंकि कई डॉक्टर्स का भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन हुआ था। और बाद में जब मैं वैक्सीन लगवा कर उठने लगी तो मीडिया से जुड़े कुछ लोग वैक्सीनेशन रूम में दाखिल हुए और कहने लगे कि मैडम तस्वीरें खींचनी है। इसलिए मैं फिर बैठ गई और जो सिस्टर वहाँ मौजूद थी वो सिर्फ मीडिया के लिए पोज देने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मैं उठ गई, लेकिन इन तस्वीरों को जिस तरह दिखाया गया, जिस तरह ट्रोल किया गया, वो सही नहीं है, खासकर तब जब पूरे देश में नेशनल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा हो। इसलिए हमें ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। कई बार
बार ऐसा होता है कि मीडिया या फिर डेमो के लिए इस तरह के पोस्ट देने होते हैं ताकि लोगों के बीच अच्छा संदेश जाए। इसीलिए मैं दोबारा बैठ गई थी। प्लीज ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। मैं खुद 54 साल की हूँ, मैंने टीका लगवाया है और बच्चों की डॉक्टर होने के नाते मैंने कभी भी वैक्सीन को लेकर कोई संदेह नहीं जताया। वैक्सीन को लेकर लोगों के बीच अच्छा संदेश दीजिए। अब जरा सोचिए, मीडिया पर ऐसी बातें सुनकर डॉक्टर कितनी परेशान हुई होंगी। उनको आकर के एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, पूरी बात बतानी पड़ी। उन्होंने सुबह इंजेक्शन लगवाया था, उस समय तस्वीर नहीं खींच पाई, इसलिए मीडिया के कहने से और इसकी पब्लिसिटी हो, लोग एनकरेज हो, इसलिए लगाया। लेकिन लोगों ने उसका इस्तेमाल लोगों को डिस्करेज करने के लिए कर लिया। देश में 16 जनवरी से कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ था। अब तक करीब 10 लाख हेल्थ वर्कर्स वैक्सीन लगवा चुके हैं। आज की अगर फिगर बताऊं, 27 राज्यों में 1,92,581 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है और अब तक किसी को कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। जिन करीब 1,000 लोगों को थोड़ा हल्का बुखार आया या हाथ में दर्द हुआ, ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे, वो 24 घंटे में 48 घंटे में ठीक हो गए। और इस तरह के सिम्टम्स किसी भी वैक्सीन का डोज लेने के बाद होते हैं, आम है। ये सारे डॉक्टर्स यही बात बता रहे हैं। डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स सब कह रहे हैं कि वैक्सीन सेफ है, डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर वैक्सीन से थोड़ा भी खतरा होता तो दुनिया के इतने सारे मुल्क हमसे वैक्सीन क्यों लेते? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे तमाम मुल्क हैं, अपने नागरिकों को कोविशील्ड की डोज क्यों देते? कुछ लोग ये कहकर लोगों को डरा रहे हैं कि अगर वैक्सीन सेफ है तो नेता वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे। कुछ नेताओं ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की डोज लेनी चाहिए, इससे लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री, पार्लियामेंट के मेंबर्स और एमएलएस, ये सब जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, अगले राउंड में वैक्सीन की डोज लेंगे। चूंकि तय यह किया गया कि पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाए, उसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया, जब जिसका नंबर आएगा उसी हिसाब से वो वैक्सीन लगवाएंगे। अब वो जमाना चला गया जब नेता और मंत्री लाइन तोड़कर सबसे पहले अपने लिए वैक्सीन लगवा लेते थे या अपना फायदा उठा लेते थे। और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा, इस सिस्टम से प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं मिलेगी। एक बात और बता दूं, कल मोदी वाराणसी में उन लोगों से बात करेंगे जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया। इसमें वैक्सीन लगवाने वाले लोग अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। मोदी की वाराणसी के लोगों से बातचीत से अफवाहों का असर भी खत्म होगा। आम लोगों में वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ाने की एक ही कोशिश है। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। बंगाल में अब तक बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में लगे हैं, लेकिन आज तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को भी सियासत में घसीट लिया। चूंकि गंगवाल में इलेक्शन कमीशन की टीम इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले राजनीतिक दलों से मिल रही है, उनके सुझाव ले रही है, उनकी शिकायतें सुन रही है। इसीलिए आज तृणमूल डेलीगेशन और बीजेपी दोनों के डेलीगेशन कोलकाता में इलेक्शन कमीशन के अफसरों से मिलने पहुंचे। इस मीटिंग के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने डायरेक्टली एलिगेशन नहीं, ममता बनर्जी की सरकार के मंत्रियों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर बीजेपी के लिए काम करने का इल्जाम लगा दिया। चुनाव कमीशन में तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से शिकायत की कि बीएसएफ के जवान सीमा के आसपास के इलाकों में वोटर्स को धमका रहे हैं। The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border, and terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. Is this your allegation or? It is my allegation. So, before the election commission, we have placed this, and they told us that we have our own way to check, to cross-check the situation, and we will definitely cross-check that.
चूंकि फरहाद हाकिम और पार्थ चटर्जी दोनों ने इस तरह की शिकायत की थी, दोनों मंत्री हैं, तो बीएसएफ की तरफ से तुरंत जवाब आया, स्टेटमेंट जारी किया गया। बीएसएफ की तरफ से कहा गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी। बीएसएफ एक प्रोफेशनल बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर देश की हिफाजत करती है और इस वक्त भी कर रही है। बीएसएफ ने कहा कि हमने बॉर्डर पर घुसपैठ और तस्करी पर काफी लगाम लगाई है, ऐसा करने वाले अपराधियों को सजा दिलवाई है। बंगाल के शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया है वो पूरी तरह से झूठ और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ अपने उद्देश्य को लेकर प्रतिबद्ध है कि मौत तक भी अपने फर्ज को निभाना है। अब आपको यह भी बताता हूं कि आखिर तृणमूल कांग्रेस ने बीएसएफ पर इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए। असल में तृणमूल कांग्रेस को पता था कि बीजेपी चुनाव आयोग से बंगाल में चुनाव से पहले सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग करेगी, बीएसएफ की मांग करेगी, सीआरपीएफ की मांग करेगी, और यह हुआ भी। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि बंगाल की पुलिस, बंगाल के अफसर ममता बनर्जी की पार्टी के वर्कर्स की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की जितनी तैनाती होगी उतना अच्छा। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं। क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है और आप पर लोग भरोसा कर सके इस प्रकार व्यवस्था लीजिए। इसीलिए सेंट्रल फोर्स को जल्दी तैनात किया जाए, उनका रूट मार्च किया जाए कि लोग घर से निकल कर वोट डालें, और पहले रूट मार्च होने से भय का वातावरण दूर होगा। अभी राजनीतिक जो गतिविधियां हो रही है उसमें काफी हिंसा हो रही है और हिंसा बढ़ रही है रोज। सरकारी दल की तरफ से हिंसा का प्रायोजित किया जा रहा है। इसीलिए इस प्रकार वातावरण को निर्भय वातावरण बनाया जाए, इस प्रकार हो। सेंट्रल फोर्स को बूथ के अंदर रखा जाए, स्टेट पुलिस को 100 मीटर दूर रखा जाए, 200 फुट दूर रखा है जो कानून है, और लोगों को प्रभावित न कर सके सरकारी ऑफिसर, पार्टी के गुंडे और पुलिस, इस पर भी ध्यान रखा जाए। जो ऑफिसर चुनाव कमीशन की तरफ से यहाँ काम में आते हैं उनको थ्रेट किया जाता है, उनका सुरक्षा निश्चित किया जाए और आगे भी उन पर कोई इस प्रकार घटना ना हो, इस मामले में निश्चित किया जाए। मैं समझ सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में कांटे की लड़ाई है, लेकिन चुनावी राजनीति में एक दूसरे पर हमले करना तो ठीक है, लेकिन वोट की सियासत में सिक्योरिटी फोर्सेस को लपेटना ये ठीक नहीं है। कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। बंगाल में ममता बनर्जी खुलेआम कहती रही कि वो रोहिंग्या मुसलमानों को किसी कीमत पर देश से बाहर नहीं जाने देंगी। ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। इससे पहले यही काम लेफ्ट फ्रंट करता था। गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे बांग्लादेशी मुसलमानों के राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनाकर उन्हें हिंदुस्तानी बना देते थे और फिर अपना वोटर बना लेते थे। वही काम अब ममता बनर्जी कर रही हैं। अगर किसी इलाके में अचानक 5 लाख वोट बढ़ जाते हैं, उसकी शिकायत होती है, शिकायत की जांच होती है, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन रोहिंग्या को देश में घुसने से रोकने के बजाय बीएसएफ पर इल्जाम लगा दो, ये जस्टिफाइड नहीं है। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा को रोकने में बंगाल की पुलिस तो नाकाम रही है। हमने कई बार देखा है और बार बार देखा है। नेताओं पर, पार्टियों पर, कार्यकर्ताओं पर हमले रोज होते हैं। बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या पिछले कुछ दिन में हुई है और ज्यादातर मामलों में बंगाल की पुलिस अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रहती है। ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी कार्यक्रम में बाधा डालने के लिए, खल्लल डालने के लिए मैं गुंडे भेजूंगी। इस बयान के 2 घंटे के भीतर हमला हो गया। इसीलिए आज सीपीएम के नेताओं ने भी इलेक्शन कमीशन से कहा अब सारी व्यवस्था चुनाव आयोग अपने हाथ में ले, क्योंकि बीजेपी और तृणमूल की दुश्मनी के चक्कर में बंगाली लोग पिस रहे हैं। Every day there is a rally, बीजेपी रैली, तृणमूल रैली, हर दिन कोई ना कोई रैली होती है। बीजेपी रैली, टीएमसी रैली, वो लोग नारे लगाते हैं, इसकी वजह से लड़ाई होती है। इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को दखल देना चाहिए। मेरी मांग है कि चुनाव साफ सुथरे माहौल में हो। चुनाव आयोग को इसको देखना चाहिए। बीजेपी और टीएमसी दोनों नारे लगाते हैं कि गोली मारो गद्दारों को। ये क्या है?
ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। TMC and BJP both they are using the slogan that is अब मजे की बात है कि 10 साल पहले ममता बनर्जी बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की मांग करती थी, BSF की मांग करती थी। उस वक्त कम्युनिस्ट इसका विरोध करते थे। आज मामला उल्टा है। अब वामपंथी सेंट्रल फोर्सेस की मांग कर रहे हैं और ममता इसका विरोध कर रही है और बीजेपी तमाशा देख रही है। लेकिन एक मुश्किल बीजेपी के सामने भी है। तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेता और कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इससे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को खड़ा करने में जी जान लगाई, वो नाराज हैं। आज बर्दवान में बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़ गए। पुराने कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस का झंडा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं पर गुस्सा उतारा। दोनों गुटों की तरफ से एक दूसरे पर पत्थर फेंके गए। इस झगड़े में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पार्टी दफ्तर में खड़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई। कुछ दिन पहले जेपी नड्डा ने बर्दवान में जिस बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन किया था, आज उसमें भी तोड़फोड़ हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को फोर्स तैनात करनी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं का इल्जाम है कि जब से तृणमूल कांग्रेस के लोग पार्टी में आ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। ये लोग सिर्फ नए लोगों को काम दे रहे हैं, पुराने लोगों को पूछते तक नहीं। इसी को लेकर आज इतना हंगामा। तृणमूल कांग्रेस के नेता जब बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो इससे बीजेपी के पक्ष में माहौल तो बनता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस डिमोरलाइज होती है। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, इससे मुसीबत कैसी होती है, इसका अंदाजा बर्दवान की घटना से हो जाता है। और बंगाल में चुनाव होने तक लगातार इसी तरह की तस्वीरें आती रहेगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव की एक और इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। यहां चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के लिए एक और परेशान करने वाली खबर आई। कभी ममता बनर्जी के करीब रहे फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने आज अपनी पार्टी लॉन्च कर दी। अब्बास सिद्दीकी ने अपनी पार्टी का नाम इंडियन सेक्युलर फ्रंट रखा है। पार्टी लॉन्च करने के बाद अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। अब्बास सिद्दीकी का कहना है कि उनका फ्रंट बंगाल की सभी 294 सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेगा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगा सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए बड़ा अलायंस बनाना चाहते थे। बड़े दलों की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। टीएमसी के नेता अब्बास सिद्दीकी पर मुस्लिम वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ रहे। हालांकि कुछ दिन पहले सिद्दीकी ममता से नाराज हो गए थे और खुलकर टीएमसी का विरोध करने लगे। हाल ही में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और जिसके बाद ओवैसी ने कहा था कि वो बंगाल में अब्बास सिद्दीकी लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। अब्बास सिद्दीकी की पार्टी 26 जनवरी से अपने प्रोग्राम्स की शुरुआत करेगी। अब्बास सिद्दीकी कृषि कानून वापस लाने और बंगाल में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आंदोलन शुरू करने की बात कह रहे हैं। पार्टी लॉन्च करने के बाद अब्बास सिद्दीकी ने उन पर लगाए गए सारे आरोपों का जवाब दिया और अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी बताई। आए थे तब ममता दीदी ने फरमाए जहां हम 10,000 शिक्षा देंगे, प्रतिष्ठान देंगे। आज देखिए जो अनएडेड टीचर है अभी रोड में बैठा हुआ है, नौकरी देंगे। उन्होंने कहा वक़्फ़ स्टेट पुनरुद्धार कर देंगे, 15% संरक्षण देंगे। इसीलिए हमारे विश्वास हुआ ठीक है चलो ममता की साथ दे दो। हमने बोल दिया तो आदमी लोग ममता के साथ, हमारे मानने वाला ममता के साथ गए हैं। अभी देखा उन लोगों ने काम तो नहीं किया, फिर भी हमारे जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान में उसमें बहुत बड़ा फाटल कर दिए। इसलिए हमने सोचा है चलो दूसरे के ऊपर पूरा विश्वास हम नहीं करेंगे, हम भी एक दल बना लेंगे और सबके लिए हमारे साथ में दलित आदिवासी मतुआ सबको रखेंगे। एक साथ जिसका आना है तो एक साथ चलेंगे। इसमें बीजेपी का फायदा कहां से आ गए? वाम दे रहे हिंदू वोट नहीं काटेंगे, कांग्रेस दे रहे हिंदू वोट नहीं जाएंगे।
बीजेपी की वाले टीएमसी दे रहे हैं, उसमें हिंदू वोट कटवा नहीं होंगे। सुन रहे, दूसरा और पार्टी भी आ रहे, आम आदमी आ रहे, शिवसेना और सुन रहे, और कितना पार्टी आ रहे, इसमें 70% जो हिंदू है उसका नुकसान नहीं होगा। अरे बीजेपी को अगर रुकना चाहिए तो सबको एक साथ मिल के बैठना चाहिए। ममता आज सीएम है, उसी को लेना पड़ेगा, सबको साथ में लेके चलना चाहिए। कांग्रेस के बारे में ऐसी सवाल जवाब मैंने नहीं सुना, वाम के बारे में ऐसा नहीं सुना। हाँ, ममता की कुछ लोग बोलते हैं कि बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे। मेरा एक सवाल है ममता से, बीजेपी तो पहले नहीं थे, बीजेपी आप कैसे आए, उसका जवाब पहले दीजिए, बाद में हम जवाब देंगे। ममता बनर्जी हमेशा इस बात को मानती हैं कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम हैं वो एन ब्लॉक उनको वोट देंगे, उनके साथ खड़े होंगे। अब ये जो दरगाह है इसकी और अब्बास सिद्दीकी की काफ़ी फॉलोइंग है, असदुद्दीन ओवैसी उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। ये दोनों मिलकर ममता के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि ममता बनर्जी को, उनके मुस्लिम वोट बैंक के सपोर्ट को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों के खिलाफ खौफ भरने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अभियान पूरी तरह जारी है। आज मेरठ में 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह की आलीशान कोठी ढा दी गई। 30 साल से मेरठ और वेस्ट यूपी के जिलों में आतंक मचाने वाले बदन सिंह की प्रॉपर्टी को गिराने के लिए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। करीब 2 साल पहले बदन सिंह पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था। उस पर 2.5 लाख का इनाम, अदालत से उसे उम्र कैद की सजा हो चुकी है, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब योगी आदित्यनाथ ने बदन सिंह की उस सारी संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया जो उसने अपराध के पैसे से बनवाई थी। पुलिस के मुताबिक बदन सिंह के अपराध से कमाए गए पैसों से मेरठ और इसके आसपास के जिलों में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जुटा रखी है। उसने 40 करोड़ रुपए की कीमत के एक सरकारी पार्क पर भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है, उस पर भी जल्दी एक्शन होगा। बड़ी बात है कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में माफिया, गैंगस्टर्स और दूसरे अपराधियों की 800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर ली गई है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और बदन सिंह जैसे बड़े बड़े माफिया इसमें शामिल हैं। हालत यह कि यूपी में अपराधियों के दिल में पुलिस का खौफ है। कुछ तो गले में तख्ती लटकाकर सरेंडर करने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, और जो बड़े बड़े अपराधी हैं ये पुलिस से बचते फिरते हैं। और ये योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी कामयाबी है। अब एक नजर उन खबरों पर जो कल सुर्खियों में रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना वैक्सीन लगवा चुके वाराणसी के लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें राउंड की मीटिंग होगी। कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होगी। बैठक में संगठन के चुनाव और किसान आंदोलन पर बात होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कल सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे। आग हादसे के बाद जो हालत है उसका जायजा लेंगे।